साइबरपंक 2177 की घटनाओं से बस एक साल पहले अपराध और साइबोर्ग्स की एक ढांसू कहानी घटित होती है। हमारे पास एक जवान आदमी है जिसका नाम डेविड मार्टिनेज है। तो हमारा लड़का डेविड किसी तरह से एक शानदार अकादमी में पढ़ रहा है, भले ही वो एकदम कंगाल हो। उसकी माँ एक इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन है, पर सुना है कि वो कुछ मायावी चीजों में उलझी हुई है। डेविड को पता है कि उनके पास उसकी पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसे नहीं हैं और वैसे भी उसे इसमें ज्यादा भरोसा नहीं है, इसीलिए उसने स्कूल में जाने के लिए अपनी साइबरवेयर को कानूनी तरीके से अपग्रेड करने के बजाय गैर कानूनी तरीके से अपग्रेड किया और स्कूल सिस्टम क्रैश कर दिया। जैसा कि तुम सोच सकते हो, ये एक तबाही थी। उसकी माँ को स्कूल बुलाया गया, उसे माफी मांगनी पड़ी और अपने बेटे के कारनामे से हुए सारे नुकसान की भरपाई भी करनी पड़ी, मानो पहले से ही मुसीबतें कम थीं उनके लिए। प्रिंसिपल के दफ्तर के उस छोटे पर बुरे दौरे के बाद वे अपनी पुरानी गाड़ी में बैठकर घर वापस चल दिए। वो साफ तौर पर काफी परेशान है और उसने हमें डेविड को यह बता भी दिया, पर डेविड का तो बस एक ही रट है कि वो पढ़ाई छोड़ दे। वैसे भी उनके पास पैसे नहीं हैं और ऊपर से अगर वो पढ़ाई जारी रखे भी तो समाज का क्या भरोसा कि वो ऐसे बिगड़े लड़के को कोई भविष्य देगा ही। ये सुनते ही उसकी माँ को भावनात्मक धक्का लगा। उसे खुद पता है कि ये एहसास कैसा होता है, पर दुनिया की हालत को देखते हुए उसकी अच्छी पढ़ाई जरूरी है, इसीलिए वो दिन रात एक करके उसकी ट्यूशन और बाकी खर्चे चुकाने में ही जिंदगी गुजार देती है। दुर्भाग्यवश उनकी बातचीत एक ड्राइव बाय शूटिंग की वजह से अधूरी रह जाती है। एक नामी गैंग ने किसी दूसरी गाड़ी पर गोलियां चला दी, जिसके बाद वो गाड़ी उनकी गाड़ी से टकरा गई। हाँ, अचानक सब कुछ काला हो गया। जब डेविड को होश आया तो उसे एहसास हुआ कि वह तबाह हुए कार के पुर्जों के नीचे फंसा हुआ है। वहां आग लगी थी और वो देख सकता था कि उसकी माँ का बेजान शरीर सड़क पर पड़ा हुआ है। एक मेडिकल सर्विस जिसका नाम ट्रॉमा टीम है आती है, पर चूंकि वे इस सर्विस के सब्सक्राइबर नहीं हैं, उन्हें मेडिकल मदद से मना कर दिया जाता है। डेविड को गुस्से में कुछ गालियां निकल ही जाती हैं। ट्रॉमा टीम के व्यवहार से तो ऐसा लग रहा था जैसे डेविड की माँ की फ्री ट्रायल जिंदगी खत्म हो गई हो। वो किसी तरह संभाल लेता है, कार के टूटे हुए हिस्सों से बाहर निकलने के लिए और फिर अपनी माँ के बेहोश शरीर को एक ऐसे अस्पताल में ले जाता है जो इतना सुखद नहीं है। यहाँ उसे सर्जरी मिलनी शुरू हो जाती है। डेविड अपना सामान लेकर खर्चों का पता लगाने के लिए निकल जाता है। न केवल उन्हें अस्पताल के लिए भुगतान करना पड़ा, बल्कि किराया बकाया होने के कारण उनके अपार्टमेंट पर भी ताला लगा दिया गया। वह खिड़की तोड़ता है और फिर हाल की घटना से गायब साइबरवेयर ढूंढता है। वह एक डॉक्टर को बुलाता है जो काले बाजार में अच्छी चीजें बेचता है और लड़कियों के अनुकरण के साथ जुड़ना पसंद करता है। वह साइबरवेयर को डॉग पर बेचना चाहता है, लेकिन फोन काट देता है क्योंकि उसे इसके लिए केवल 10,000 मिलने वाले थे। अगली सुबह जबकि उसकी माँ अभी भी अस्पताल में है, वह स्कूल जा रहा है, लेकिन कात्सुओ नाम का एक छात्र अपने गुंडों के साथ मिलकर दिन के उजाले में उसे धमकाता है। और जब डेविड एक बेतरतीब गली में असहाय पड़ा हुआ था, उसे अस्पताल से एक फोन आया जिसमें बताया गया कि उसकी माँ अब मर चुकी है। बेचारा लड़का जाता है और अपनी माँ के अंतिम संस्कार के अवशेष उठाता है। उसका ठीक से अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता। अब उसे क्या करना चाहिए? वह पूरी तरह से बेजान होकर रात में शहर की सड़कों पर घूम रहा है और उसे अभी भी स्कूल को उस पैसे का भुगतान करना है जो उन्हें देना है। कोई और नहीं होने पर वह उस साइबरवेयर को बेचने के लिए एक बार फिर डॉक्टर को बुलाता है, लेकिन 10,000 के बजाय वह कहता है कि वह केवल 6,000 का भुगतान करेगा। यदि यह पर्याप्त नहीं था तो उसे कत्सो नाम के उस बदमाश का फोन आता है जो उसका अपमान करता है और फिर उसकी माँ की मृत्यु भी कर देता है। आप केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि डेविड उस समय क्या महसूस कर रहा होगा। उसके अंदर कुछ ट्रिगर होता है। वह सीधे डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि वह अपने सॉफ्टवेयर को उस साइबरवेयर के साथ सचमुच अपडेट कर दे। डॉक्टर चौंका। उनका कहना है कि इससे उनका अंत हो जाएगा, लेकिन डेविड सर्जरी कराने का संकल्प लिया है। इसके लिए धन्यवाद। डेविड को अचानक असाधारण ताकत, गति और चपलता प्राप्त होती है। वह अब एक अतिमानव था, लेकिन शारीरिक परिणाम विक्षिप्त होने वाले हैं। अब कत्सुओ। डेविड एक बार फिर अपने स्कूल में आता है और इस बार वह उसे पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इतना कि बेचारा जोकर कहता है कि वह अपने डैडी को बुलाएगा। जाहिर है उनके पिता कोई प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। वैसे भी डेविड का बदला पूरा हो चुका था। वह सड़कों पर वापस चला जाता है। उसके नए साइबरवेयर के उपयोग के कारण उसकी जैकेट खून से लथपथ हो गई है। लेकिन हालांकि यह एक समस्या है, फिर भी वह जो कुछ कर रहा है उस पर हंसने से खुद को नहीं रोक सका। उसकी हंसी सुनकर हर कोई उसकी तरफ देखता है, लेकिन वह पहले ही जा चुका होता है। वह अपनी जैकेट धोने और सोफे पर आराम करने के लिए अपार्टमेंट में वापस चला गया। इस बीच तनाका नाम के उस बदमाश का पिता वह वीडियो देख रहा है जहां उसके बेटे को डेविड ने नष्ट कर दिया था। उन्हें सूचित किया गया है कि डेविड के पास अब नॉरिस नाम के एक व्यक्ति का प्रत्यारोपण है जो एक साइबर साइको घटना में फंस गया था, लेकिन नॉरिस के विपरीत वह वास्तव में इससे प्रभावित नहीं दिखता है। इसने तनाका का ध्यान आकर्षित किया क्योंकि उन्होंने बताया कि डेविड उनके नए उत्पाद का परीक्षण करने के लिए एक दिलचस्प नमूना होगा। जहां तक डेविड की बात है, उसे प्रिंसिपल का फोन आता है, लेकिन वह इस पर काबू पाने का फैसला करता है और स्नान कर लेता है। बाद में वह एक बार फिर सड़कों पर घूम रही है। वह ट्रेन में चढ़ता है, लेकिन उसकी पीठ पर एक सनसनी का अनुभव होता है। हाँ, कोई उसकी जेब काटने की कोशिश कर रहा है। ये रहस्यमयी आभा वाली एक खूबसूरत सफेद बालों वाली लड़की है। डेविड ने पहले भी उसकी दूसरों की जेब काटने की झलक देखी है। वह आसानी से अपने लिए समय कम करने के लिए अपनी बेहतर गति का उपयोग करता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। इससे वो उसे अलग खींच के बातचीत करने लगी।
उसे पता चला कि उसका इम्प्लांट है और उसने साथ काम करने का विचार रखा। डेविड को वो ठीक लगा और आपके और मेरे बीच वह पूरी तरह से उसके प्रकार की है। वह अपना परिचय लूसी के रूप में देती है और डेविड को अपना प्रशिक्षु कहना पसंद करती है। इसकी शुरुआत उसकी क्षमताओं के परीक्षण से होती है, लेकिन जब वे पूरे हो जाते हैं तो डेविड अपनी क्षमताओं के अत्यधिक उपयोग के कारण ढह जाता है। वह उसे चिकित्सा अधिकारियों के पास ले जाती है, लेकिन चूंकि उसके पास चिकित्सा बीमा नहीं है और उसका प्रत्यारोपण अवैध था, इसीलिए चीजें काफी व्यस्त हो जाती हैं। लूसी और डेविड किसी तरह वहां से निकलने और उस डॉक्टर के यहाँ पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। वह यह देखकर आश्चर्यचकित है कि डेविड एक ही दिन में 8 बार इम्प्लांट का उपयोग करने के बाद भी जीवित है। न केवल उसे इम्प्लांट का इस्तेमाल करने की संख्या को लेकर सावधान रहना होगा, बल्कि उसे जिस दवा की जरूरत है वो भी काफी महंगी है। लूसी ने दस्तावेजों को उनके द्वारा चुराए गए चिप्स का भुगतान कर दिया, लेकिन इससे उन्हें केवल 2 दिन की दवाएं ही मिली। हालांकि डॉक्टर डेविड को इम्प्लांट निकलवाने के लिए कहते हैं। इस दर पर वह केवल कुछ और दिन ही टिक पाएगा। इसके अलावा इम्प्लांट से होने वाले मनोवैज्ञानिक खतरे भी भयानक होंगे। पर डेविड तो बस चलता बना। वो लूसी के साथ बेंच पर बैठकर गप्पे लड़ाता है और फिर वो उसे अपने अपार्टमेंट पर बुलाती है। मुझे लगता है ये मामला कुछ दिलचस्प होगा दोस्तों। वे लोग ड्रिंक करते हैं और फिर वो डेविड की जैकेट उतार देती है, सिर्फ उसे खुद पहनने के लिए, ताकि उसे रीप्रोग्राम कर सके और पीछे एज रनर्स लिखवा सके। डेविड पूछता है कि ये किस बारे में है और वो समझाती है कि एज रनर्स तो बस साइबरपंक का दूसरा शब्द है। इस बातचीत के बाद डेविड दीवार पर लगे पोस्टर की तरफ इशारा करता है, जो कि शायद चांद पर जीवन के बारे में है। वो चांद पर जीवन के विचार का मजाक उड़ाता है, पर लूसी का रुख बिल्कुल इसके विपरीत होता है। एक दिन वो नाइट सिटी छोड़कर चांद पर जाना चाहती है। उसके बाद वो उसे चांद पर होने का वर्चुअल सिमुलेशन दिखाती है, लेकिन वो सिर्फ चंद मिनट ही चलता है। उसे हकीकत में वापस लाया जाता है मेन नाम के एक आदमी और उसके गैंग द्वारा। मेन कह रहा है कि जो इम्प्लांट उसने अपने ऊपर लगा रखा है वो उसका ही होना चाहिए और उसने डेविड को मुंह पे घूंसा मार दिया। लूसी वहीं दूसरी ओर बड़ी कूल है। लगता है जैसे उसे पता था कि मामला कुछ इसी तरह से आगे बढ़ेगा। खैर, मेन भी अपने पार्टनर पे बहुत गुस्सा है जो ये साइबरवेयर उसे लाकर देने वाला था। डेविड समझ गया कि शायद वो अपनी माँ के बारे में बोल रहा है और समझाया कि वो ग्लोरियास बेटा है। दुर्भाग्य से वो 2 दिन पहले गुजर गई। इससे किसी तरह मेन को खेतों में हिट्स करता है। उसे ये भी समझ आता है कि डेविड इम्प्लांट के साथ कितना अच्छा सेटल हो रहा है और उसे अपने ग्रुप में जोड़ने का फैसला करता है। डेविड साथ तो चलता है, पर जैसा उसे उम्मीद थी, लूसी के हनी ट्रैप से निराश हो जाता है। वो आदमी अपने अपार्टमेंट वापस लौट आता है। वो उदास और गुस्से में है। अगली सुबह आती है और उसका मूड अभी भी वैसा ही है, पर हैरान करने वाली बात यह है कि उसे प्रिंसिपल का मैसेज आता है, जो न केवल उसकी तारीफ करते हैं कि उसने कत्सुओ को कैसे हराया, बल्कि उसे वापस अकादमी ज्वाइन करने के लिए छात्रवृत्ति भी देने का ऑफर करते हैं। वो सिर्फ एक माफी चाहते हैं, पर डेविड तो आगे बढ़ चुका है। वो मेन और उसकी गैंग से गोदाम में मिलता है, जहां वो कुछ और निराले लोगों से भी मिलता है। जरूरी लोगों के बारे में तो तुम्हें बताएंगा। पिलर का जिक्र है। वो एक बड़ा है पर मजाकिया इंसान है जो चोरी छिपे काम करवा लेता है। उसकी एक प्यारी बहन है रिबेका, जो भी साथ रहती है और काम करती है, लेकिन उसकी जुबान काफी तीखी है। तोरियो है, वो मेन का दायां हाथ है। वो भी कमजोर नहीं है, काफी बलवान है। मेरा मतलब है बस उसे देख लो, वो तो एकदम कटी हुई है। फिर बात करते हैं किरी की। वो एक रहस्यमयी औरत है जिसका खौफनाक अलग होने वाला चबड़ा है। और भी बहुत कुछ है, पर चलो बाकी की बात फिर कभी। अभी के लिए डेविड को इन लोगों के साथ एक डाका डालने में शामिल होना है। इनका प्लान है अरासाका के बॉडीगार्ड मैक्सिम से कुछ नेविगेशन की डेटा निकालना। लगता है जिस आदमी की बात हो रही है वो एक मुक्केबाजी का मैच देख रहा था, लेकिन ये लोग चालाकी से मैच को मोड़ देते हैं और जिस खिलाड़ी पर उसने दांव लगाया था वो हार जाता है, तो वो रोने लगता है और पीने लगता है। डेविड फिर उससे डेटा लेने वाला था, पर बॉडीगार्ड को उसके बॉस का कॉल आता है और वह जाने की तैयारी करता है। लेकिन डेविड और लूसी फटाक से उसके लिम्बो में घुस जाते हैं, जबकि बाकी लोग मैक्सिम को भड़का रहे होते हैं। सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं होता और बॉडीगार्ड कार पर इनाम रख देता है। परफेक्ट। अब सिचुएशन और भी पागलपन भरा हो गया था। लेकिन जब ये सब उस बदनाम गैंग के सदस्यों के हाथों तबाह होने वाले होते हैं, मेन बचाने के लिए आ जाता है और उन गुंडों को मार देता है। रास्ते में कुछ उलझने आई, पर उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया और इस तरह सबने एक बार के सामने जश्न मनाया। डेविड अब पूरी तरह से सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिए गए थे, लेकिन मेन ने उन्हें सलाह दी कि और क्रोम हासिल करें ताकि अपने आप को ज्यादा सहूलियत प्रदान कर सकें। जश्न काफी मजेदार है। पिलर के जॉगिंग कला की वजह से सबका ध्यान उन्हीं पर है, लेकिन एक आदमी जिसकी कई आंखें हैं और जिसका नाम फैराडे है, और वो आता है मजा किरकिरा कर देता है। वो मेन को बताता है कि उनकी चोरी फेल हो गई है और डेटा बेकार है, और फिर अगला निशाना बताता है जो कि कात्सुओस पिता तनाका हैं। उनको उसकी हरकतों पर नजर रखनी पड़ेगी। फैराडे के जाने के बाद मैंने सबको बताता है कि फैराडे के पास पैसा है, इसलिए वो उनके लिए अहम है। और फिर पार्टी फिर से शुरू होती है। डेविड देखता है पिलर लूसी के करीब आने की कोशिश कर रहा है और खुद रिबेका उसको फ्लर्ट करती है जब वो उसे क्रू में शामिल होने का स्वागत करती है। इसके बाद डेविड का मन होता है प्रिंसिपल को फोन करके उसे चलता कर देने का। फिर वो इधर उधर देखता है लूसी को ढूंढने के लिए, पर लगता है लूसी और पिलर दोनों गायब हैं। बाद में डेविड पिलर और रिबेका के लिए तरह तरह के काम करने लगता है। मेन उसे ड्राइविंग सिखाता है और वो लूसी के साथ रात को जॉगिंग करता है। जिंदगी बड़ी व्यस्त है, पर अरे
कम से कम मजा तो आता है। वो मिशन के दौरान गिरोह की मदद भी करता है। उदाहरण के लिए उसने एक गिरोह को खत्म किया, एक और गिरोह से रिबेका को बचाया और फिर लूसी की जेब काटने की चोरियों में भी, जैसा कि आमतौर पर होता है, मदद की। वो उससे बताती है कि वो एक प्रतिभाशाली नेटरनर है, यानी डेविड की तरह जिसकी बॉडी एनहांस्ड थी। उसके मामले में यह उसका दिमाग था। डेविड को अभी तक उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है, न ही उसके अतीत के बारे में। जब वो मेन के साथ होता है तो वो बताता है कि उसकी लूसी पर नजर है, लेकिन उसे पक्का यकीन भी है कि बात एक तरफा है। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या उस पर भरोसा करना भी ठीक है। ऐसी फालतू बातचीत अब आम हो गई है जब से डेविड नए गैंग के सदस्यों के साथ घुल मिल गया है। लेकिन बाहर से वापस आते समय पिलर एक बेघर आदमी पर चिल्लाना शुरू कर देता है जो सिर्फ खुले में पेशाब करने की कोशिश कर रहा था। ये बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं था क्योंकि उसे साइबर साइकोसिस था। वो बेघर आदमी तुरंत पिलर के सर में गोली मार देता है और उसे मार डालता है। उसके बाद वो लूसी पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे मार देता है। फिर डेविड लूसी को घर ले जाता है जबकि बाकी लोग पिलर्स मौत की जगह पर ही ठहर जाते हैं। फिर चांदनी रात के नीचे लूसी कहती है कि चांद पर जाने का उसका सपना सच में असली है। ये सुनकर डेविड एक अटूट प्रण लेता है कि वो उसे चांद पर लेकर जाएगा। माहौल एकदम सही है और इसलिए लूसी उसे चूम लेती है। इसके बाद गैंग फिर से तनाका के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में लग जाता है। कीवी पता लगाता है कि वो अक्सर बहुत गैर कानूनी और अनुचित रेन डांस में मग्न रहता है, जिसे जिमी कुरोसाकी ने रिकॉर्ड किया होता है। हम उसे जेके कहेंगे। यहाँ ब्रेन डांस का मतलब है, देखो, ये मूल रूप से किसी और की यादों को दोबारा जीने का एक तरीका है। तुम वो हर चीज महसूस कर सकते हो जो किसी और ने की हो, बशर्ते वो रिकॉर्ड की गई हो। इसे समझते हुए गैंग तनाका को फंसाने के लिए एक प्लान बनाता है जेके को पकड़कर, लेकिन योजना उल्टी पड़ जाती है और जेके डेविड को ही पकड़ लेता है। जेके भाग जाता है जबकि लूसी और डोरियो उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागते समय वो डेविड को कुछ बहुत ही बुरे और आघातक ब्रेन डांसेस दिखाना शुरू कर देता है ताकि बस उसे तोड़ सके और साइबर साइकोसिस का कारण बन सके। लेकिन लूसी और डोरियो उसे पकड़ लेते हैं और रोक देते हैं। अब जब जेके कोने में फंस गया, वो तनाका को फंसाने में उनकी मदद करने के लिए मान जाता है, पर साथ ही डेविड को यह भी बता देता है कि उसके इम्प्लांट की वजह से वो आखिरकार साइबर साइको हो जाएगा। खैर, नाका जेके से मिलने उस जगह पहुंच तो गया, लेकिन जाल में फंस के वो पकड़ा गया। लेकिन जेके भी बच नहीं पाया, उसको भी खामियाजा भुगतना पड़ा। उस प्रक्रिया में वो बुरी तरह जख्मी हो गया। तनाका की बात करें तो वो एक महत्वपूर्ण आदमी है और चूंकि वो काफी खराब हालत में लग रहा है, ट्रॉमा टीम रास्ते में है। ये समझते हुए गैंग तनाका के साथ निकल जाता है, लेकिन डेविड मदद नहीं कर सका। लेकिन जेके ने उससे क्या कहा, इसके बारे में सोचा। बाद में जब वे स्थानांतरित हो गए तो कीवी ने तनाका साइबरवेयर को हैक करना शुरू कर दिया। दुर्भाग्य से मेन का दिमाग थोड़ा ठीक नहीं था, या सरल शब्दों में वह साइबर साइकोसिस के लक्षण विकसित कर रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे मूड में बदलाव, उसके प्रत्यारोपण पर नियंत्रण की कमी और यादृच्छिक मतिभ्रम हुआ। वह अंततः हमला कर देता है और उसे कार्य करने में असमर्थ बना देता है। लूसी को उसकी जगह लेनी होगी, लेकिन निश्चित रूप से उन्हें मेन से सावधान रहना होगा। तो इस बार डेविड तनाका को नियंत्रण में रखता है जबकि लूसी उसके मस्तिष्क में प्रवेश करती है। तनाका को फिर से होश आ जाता है जबकि लूसी अभी भी उसके दिमाग के अंदर है। उसे एहसास होता है कि वह किस स्थिति में है और डेविड को यह कहकर परेशान करना शुरू कर देता है कि वह वही था जिसने अकादमी को उसके निष्कासन को उलटने के लिए मजबूर किया था। अगर वह अकादमी में वापस आता है तो उसका अभी भी भविष्य है, लेकिन अगर वह गिरोह के साथ रहता है तो अंततः वे उसका और उसके पास मौजूद जानकारी का उपयोग करके उसे मार डालेंगे। ज्यादा कुछ नहीं था, पर डेविड को एक पल के लिए झिझकना पड़ा, जिससे तनाका के न्यूरल इम्प्लांट्स शॉर्ट सर्किट हो गए और चूंकि लूसी उसके दिमाग में थी तो उसका भी मरना तय था। भला हो डोरियो वक्त पे आए और उसे डिस्कनेक्ट करके बचा लिया। हालांकि इसका मतलब ये हुआ कि उनका स्थान अब ट्रॉमा टीम की रेडार पे है। गैंग ने जल्दी से भागने का प्लान बना लिया। डेविड और लूसी को पहले भाग जाने को कहा गया, जबकि मेन और डोरियो तनाका का इस्तेमाल कराने वाली फौज को गड़बड़ करने की योजना बना रहे थे ताकि वे दोनों डेटा के साथ निकल सकें। लेकिन जब लड़ाई हुई, मेन साइबर साइकोसिस का शिकार हो गए और तो और डोरियो भी मर गई जब वो उन्हें ढांढस बंधाते हुए उनकी रक्षा कर रही थी। डेविड कम से कम मेन को बचाना चाहता था, पर वो दूर से देखता रह गया जब उसके लीडर ने खुद को उड़ा लिया। यही है साइबर साइकोसिस का आतंक। डेविड मेन के हाथ लेकर भाग निकला। समय चलता रहा और तनाका घटना हुए कुछ महीने बीत चुके हैं। डेविड अब गैंग का नया लीडर है। इतना ही नहीं, उसने मेन के हाथ अपने आप पे लगवा लिए हैं। इससे उसकी स्किल सेट बढ़ी है और एज रनर के तौर पे उसको एलीट स्टेटस भी मिला है। वैसे तो लूसी अब गैंग के साथ नहीं है और वो उसे वापस लाने के लिए मना भी नहीं पा रहा। बाकी टीम तो फेराडे का ऑफर आने तक और भी जॉब्स को पूरा करती रही। उन्हें एक बार फिर उन्हें अरासाका के खिलाफ उतरना होगा। इस आदेश का पालन करते हुए डेविड जाता है और लूसी से फिर से बात करता है। वह उससे उसके अतीत के बारे में और पूछता है तो वह बताती है कि वह एक विशेष परीक्षण टीम का हिस्सा हुआ करती थी। वे सभी बच्चे थे जिनका पालन पोषण इस इरादे से किया गया था कि उन सभी को नेटरनर बनाया जाए जो पुराने जाल में गहराई तक जा सकें और खोए हुए डेटा को पुनर्प्राप्त कर सकें। लेकिन चूंकि वे अक्सर कच्चे एआई और मैलवेयर का सामना करते थे, इसलिए उनमें से अधिकांश को हर बार अपनी जान गंवानी पड़ती थी। ये एक आत्मघाती मिशन था। सौभाग्य से लूसी भागने में सफल रही और नाइट सिटी पहुंच गई। उस समय एकमात्र व्यक्ति जिसकी वह परवाह करती थी वह खुद थी, लेकिन अब वह डेविड की भी परवाह करती है, खासकर जब से उन सभी प्रत्यारोपणों का उस पर बड़ा असर हो रहा है। फिर मामला साइबर साइकोसिस का भी है।
कौन जानता है कि यह उस पर कब पड़ेगा। बाद में डेविड नए मिशन के साथ आगे बढ़ता है और अरासाका लैब निदेशक को मार देता है। दुर्भाग्य से उसमें पहले से ही साइबर साइकोसिस के लक्षण दिख रहे थे। दूसरी तरफ लूसी ने भी एक अरासाका एजेंट को मार डाला था। इससे चिंता की बात हो जाती है और उनकी काउंटर इंटेलिजेंस इन मौतों की वजहों की जांच शुरू कर देती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह निश्चित रूप से मिल्टेक है, जो वह संगठन है जिसका फेराडे एक हिस्सा है, और इसलिए वे उसकी हत्या करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह मुश्किल से बच पाता है। उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, मिल्टेक फेराडे को उचित सुरक्षा भी प्रदान नहीं कर रहा था, क्योंकि उसका योगदान बहुत कुछ रहा है। यह देखकर फेराडे बस बीच का कोई रास्ता निकालने के इरादे से अरासाका संगठन के सामने झुक जाता है। वे उसे बताते हैं कि वे इस बात को नजरअंदाज करने को तैयार हैं कि वह तनाका की मौत के पीछे का कारण कैसे है, लेकिन उसे नेटरनर का पता लगाना होगा और रिपोर्ट करना होगा, जो वास्तव में तनाका का डेटा चुराने के लिए जिम्मेदार है। इसके बाद डेविड की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। वह एक निर्दोष सचिव की हत्या कर देता है, जिसने उसे उसकी मां की याद भी दिलाई थी, और फिर उसे एक मजबूत मनोवैज्ञानिक आघात झेलना पड़ता है। वह डॉक्टर उसे बताता है कि अभी भी कितना समय है, उन्हें अपने इम्प्लांट के इस्तेमाल में कटौती करनी चाहिए, लेकिन वह डॉक्टर के प्रति आक्रामक हो जाता है और यह उनके मितव्ययी रिश्ते के अंत के बारे में है। डेविड फिर लूसी का सामना करता है और उसे एक बार फिर से उनके साथ शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वह बस इतना कहती है कि कुछ ऐसा है जिसका उसे पहले ध्यान रखना होगा। हमारा लड़का डेविड बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहा था। वो जवाब देता है कि वो उनका रिश्ता खत्म कर देगा, और किसी वजह से ये लूसी के लिए एक असली समस्या लग रही थी। खैर, वो एक और ओसाका एजेंट की मौजूदगी नोटिस करती है, पर जब वो वहां पहुंचती है उनको निपटाने के लिए, तो समझती है कि ये सब एक जाल था। फराडे और कीवी ने उसे जाल में फंसा दिया। फिर वो उससे पूछताछ करते हैं और आखिरकार समझ जाते हैं कि असल में चक्कर क्या है। लूसी ही वो थी जिसने तनाका को मारा था। उसको चुप रहने की जरूरत थी और डेविड से एक भी शब्द ना कहने की, तनाका से मिले डेटा के बारे में। तो लूसी ये सब इतने समय से सबसे छुपा कर रखा है, जो समझदारी है, क्योंकि तनाका वास्तव में डेविड को एक्सोस्केलेटन के लिए टेस्ट सब्जेक्ट बनाने वाला था। और कौन जाने डेविड का क्या होता। समझने के बाद कि माजरा क्या है, फराडे डेविड और उसके साथियों को कहता है कि अरासाका के मुख्य माल को हथिया लें। वहीं पर एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। मौके का फायदा उठाकर मिल्टेक भी फैराडे के सुझाव पर रुक गया। असल में फैराडे की प्लानिंग ये है कि डेविड एक्सोस्केलेटन पहने और फिर मिल्टेक के दल को तबाह कर दे, ताकि एक्सोस्केलेटन की शक्ति का प्रदर्शन हो सके। बिल्कुल, डेविड को इसके लिए मजबूर होना पड़ेगा। शुक्र है लूसी। थोड़ी देर का मौका मिला भागने का और डेविड को चेतावनी देने का, पर वो फिर से पकड़ी गई। डेविड वाकई गुस्से में थे, पर फिर भी उन्होंने मिल्टेक की फौज का सफाया कर दिया, और फिर उन्होंने रिबेका और गाड़ी चलाने वाले फेल्को को लूसी को बचाने और फैराडे पर बदला लेने के बारे में बताया। हालात उनके खिलाफ थे, पर डेविड लगे रहे बावजूद इसके कि उनके शरीर पर इम्प्लांट्स और एक्सोस्केलेटन का बहुत भारी असर हो रहा था। ये लगातार खराब हो रहा था। इम्यूनोस्प्रेसेंट्स का असर भी कम हो रहा था। फिर भी वो मिल्टेक और अरासाका की फौजों से रिबेका और फाल्को के साथ टकराए। वो अरासाका टॉवर की ओर बढ़ रहे थे। कीवी दूसरी ओर समझ गई कि फैराडे के लिए काम करना सही नहीं था, पर जैसे ही वो भागने वाली थी, उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। भाग्य से वो डेविड को फेराडेज और लूसीज जगह बताने में कामयाब रही। ये बस ऐसे ही डेविड ने टॉवर पर जोरदार हमला किया, रास्ते में आने वाले हर किसी को मार डाला और लूसी को बचा लिया। फैराडे के बारे में क्या कहें, वो तो बेकार साबित हुआ। बाजी डेविड के हाथ में थी। शायद जिंदगी की आखिरी सांसें ही सही, पर वो फिर भी जीवन से बड़ा था। लेकिन अरासाका ने अंत में अपने सबसे बड़े हथियार किवंदती एटम स्मैशर को मैदान में उतार दिया। लड़ाई उतनी ही निर्दयी और भयानक थी जितनी कि तुम सोच सकते हो। फैराडेज लड़ाई की धारा में बहकर तुरंत मारा गया। बदकिस्मती से रिबेका को भी उसने बेरहमी से कुचल कर मार डाला। डेविड ने तब लूसी को फाल्को के हवाले किया और एटम स्मैशर से मोर्चा लेने की तैयारी की। एक्सोस्केलेटन और सब कुछ होने के बावजूद वो इस साइबोर्ग के आतंक के सामने टिक नहीं पाया। आखिरकार हमारा नायक एकदम से एटम स्मैशर से तबाह हो गया, पर वो जानता था कि लूसी सुरक्षित निकल गई है, इसलिए वो संतोष की भावना के साथ मरा। उसे पता था कि उसके पास वक्त कम है। वो जो अपने आखिरी पलों में करने की कोशिश कर रहा था, वो बस यही था कि लूसी जिंदा बच जाए, और उसने वो कर दिया। इसलिए उसे कोई पछतावा नहीं है। वक्त बीतता गया और आखिरकार लूसी ने अपना सपना सच कर दिखाया, चांद पर जाने का। ये भावनाओं की बात है, जबकि उसका सपना आखिरकार सच हो गया है, पर वो इंसान जिसे वो प्यार करती है अब उसके साथ नहीं है। सच में यह एक कड़वा मीठा अंत है। तो लो भैया, बस यूं ही ये था साइबर। पंखे जर्नर्स, अगर तुम्हें कहानी पसंद आई तो मैं वादा करता हूँ तुम इस असली एनिमे के दीवाने हो जाओगे। ये वाकई में उतना ही अच्छा है। हमेशा की तरह अगर तुम्हें जो देखा वो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही बहुत सारे मैं देखूंगा कि तुमने चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं। मैं ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ, तो मिलेंगे अगले वाले में।